हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत उदाहरण विधि के गुण और दोष के विषय में अध्ययन करेंगे। उदाहरण का तात्पर्य यह होता है किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए या विषय की जटिलता को कम करने के लिए या जटिलता को सरल बनाने के लिए जब हम किसी तुलना का, किसी उपमा का, किसी व्यवहार का हम लोग प्रतिपादन करते हुए उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो उसे हम उदाहरण विधि कहते हैं। उदाहरण विधि सामान्यतः व्यवहार में बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है, जिससे क्या होता है छात्रों में रुचि, जिज्ञासा, पढ़ने की ललक या एक अंतर मन को आंदोलित करते हुए उसे विषय वस्तु के प्रति तैयार किया जाता है या स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण हेतु उसे प्रेरित किया जाता है। उदाहरण विधि के अर्थ, उसकी व्यवस्थित व्याख्या, उसके स्वरूप की चर्चा की जा चुकी है। इस वीडियो में हम लोग गुण और दोष के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आते हैं हम लोग देखते हैं उदाहरण विधि की अगर हम गुण की बात करें तो गुण क्या है? गुण वह योग्यता है, वह क्षमता है, वह स्वरूप है जो उसके अच्छाई स्वरूप के या अच्छे पहलुओं को जागृत करता है या अच्छे पहलुओं का उपयोग करते हुए लाभ कराता है, उन्नति कराता है। उसे हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। और उदाहरण विधि की अगर हम बात करें तो पहली इसकी जो है गुण ये है, पहला गुण यह है कि यह विषय की क्या करता है, जटिलता को क्या करता है, विषय की जटिलता को कम करता है या सरल बना देता है। कोई विषय बहुत ज़्यादा कठिन है तो उसे हम सरल बना देता है। अगर कोई पूछता है छोटा सा बालक कि बाइक कैसे चलती है तो उसे साइकिल का उदाहरण दिया जाता है। अगर वो दोनों चीज़ें देख लिया है तो सिंपल सी बात है। अगर कोई विशेष बात पूछी जाए कि हंस कैसा होता है, अगर कोई बालक पूछ दिया कि हंस कैसा होता है जो दूध और पानी में अंतर कर लेता है, अलग अलग कर देता है, तो हंस को उसको बताना है तो उसे हंस तो सुनते तो सब लोग हैं लेकिन देखने को कम ही मिलता है। तब हम उसे बकुले का उदाहरण देंगे कि जैसा आप लोग बकुला देखते हो, सारस जैसा देखते हो, सारस बकुला से ज़्यादा अच्छा सारस होगा। सारस आप जैसा पक्षी देखते हो वैसा ही वह भी पक्षी होता है। उसका थोड़ा सा स्वरूप और सुनहरा होता है और ज़्यादा वो सफ़ेद होता है। बस ऐसे उदाहरण देकर समझाएंगे तो समझ जाएगा कि हंस क्या होता है। तो उदाहरण से क्या होता है, हम किसी विषय की जटिलता को या कठिनता को कम कर देते हैं, सरल बना देते हैं और साथ ही उस चीज़ को हम जोड़ करके दूसरे से बना देते हैं। जैसे अग्नि किसका स्वरूप है? सूर्य का स्वरूप है, क्योंकि सूर्य के गर्मी में भी गर्मी होती है, अग्नि में भी गर्मी होती है। इस प्रकार से हम उपमा दे करके, तुलना करके उसे समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे वह विषय वस्तु की जटिलता को क्या करता है, कम हो जाती है या सरल हो जाता है, सरल ढंग से समझने में सहायता मिलती है। दूसरा व्यवहार। उदाहरण की जो है दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी चीज़ को अगर किसी बालक को व्यवहारिक चीज़ बताना है या व्यवहार से जोड़ करके कोई चीज़ सिखाना है तो उदाहरण विधि बहुत ज़्यादा सूटेबल बैठती है, क्योंकि व्यवहार से उदाहरण जब हम देते हैं तो वह व्यवहारिक क्रियाकलाप को भी सीख जाता है, व्यवहारिक गतिविधियों को भी सीख जाता है। यानी उदाहरण विधि क्या है? व्यवहार से जुड़ी हुई होती है, या ये कहिए कि क्रियाकलाप प्रशिक्षण से जुड़ी हुई होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो व्यवहार विधि की दूसरी विशेषता क्या होती है, या व्यवहारिक होती है, व्यवहार से जुड़ी हुई होती है, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण या क्रियाकलाप हमको देखने को मिलता है। तीसरी इसकी जो है विशेषता गुण होता है विचार की जागृति। किसी नए विचार को समझाने के लिए या किसी नए विचार की उत्पत्ति के लिए या कोई नई विचार धारा को समझाने के लिए या किसी नई विषय को समझाने के लिए जब हम उदाहरण देते हैं तो उस उदाहरण के आधार पर उस नई चीज़ के प्रति सोच समझ, भावना, जागृति, अनुमान इत्यादि लगना सरल हो जाता है। तो हमें विचारों की अगर जागृति किसी के अंदर करनी है, वो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं देखा है, तो उसको व्यवहारिक देखी हुई चीज़ों को बता करके हम उसके अंदर विचारधाराओं का या सोच समझ का हम क्या करते हैं, उदय कर लेते हैं, सोच समझने की क्षमता को जागृत कर देते हैं। ये है उदाहरण विधि का तीसरा गुण। चौथा गुण है स्मृति का स्थायी स्वरूप। यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं याद होती है या बालक को कोई चीज़ याद नहीं होती है तो उसे हम उदाहरण से जोड़ करके उसे याद दिलाते हैं, तो वह अस्थायी स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसकी। जब उदाहरण देते हैं तो वही चीज़ लंबे समय तक उसे याद रहता है, समझ जाता है और उसका प्रयोग भी धीरे धीरे सीख लेता है या पहचान लेता है लक्षण गुण स्वभाव को। तो इस प्रकार से स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने के लिए उदाहरण भी क्या होता है, सरल होता है। उदाहरण क्या होता है, उदाहरण विधि क्या होती है, किसी लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में क्षमता बढ़ाने के लिए या बच्चों में याद कराने के लिए जो है
उदाहरण विधि जो है ज़्यादा सूटेबल होती है, ताकि वह स्मृति में अस्थायी रूप से काफ़ी लंबे समय तक बनी रहे। इसकी पांचवा इसका गुण है संबंधात्मक संबंध, संबंधात्मक समानता। उदाहरण जब हम किसी चीज़ को देते हैं तो उससे मिलती जुलती चीज़ों का देते हैं, जिससे वह एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जोड़ लेता है, या एक योग्यता को दूसरी योग्यता से जोड़ लेता है, या एक क्रिया को दूसरे क्रिया से जोड़ करके अनुमान लगा लेता है। यानी संबंधात्मक गतिविधियाँ, यानी हम ये कहें कि ज्ञान का जो है एक प्रकार से स्तरीय विभिन्न स्तरों में संचरित होना कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं। जैसे कोई बालक छोटा सा पूछता है कि बाइक कैसे चलाई जाती है, तो लोग उदाहरण देते हैं जैसे साइकिल चलाते हो, बस उसमें पैर नहीं चलाना होता है। एक उसको सिंपल सा एक उदाहरण दे दिया गया, तो वह जो है साइकिल की जो सीखी हुई क्षमता है, उस क्षमता का बाइक चलाने के लिए क्या है प्रयोग करेगा। नहीं कुछ आएगा तो बैलेंस बनाने में तो ज़रूर प्रयोग करेगा। कहने का मतलब यह है कि उदाहरण विधि के माध्यम से हम संबंध को जोड़ना, अंतर करना, उसका स्तर निर्धारण करना, या उसके स्तर के विषय में जागृति या जागरूकता उत्पन्न करना, पहचान बता देना, इससे भी जो है इसका पता चलता है। तो यह इसका संबंधात्मक समानता के रूप में भी इसकी यह गुण है। अगर छठा की बात करें, सीखने की रुचि, किसी नई विषय की चीज़ को समझाना है तो हम उदाहरण दे करके समझाते हैं, तो उसमें सहज ही अधिगम में रुचि उत्पन्न हो जाती है, सीखने में रुचि उत्पन्न हो जाती है, बालकों में पढ़ने के लिए ध्यान उत्पन्न हो जाता है। और यही कारण है कि कितने लोग सामान्य ढंग से बातचीत के व्यवहार के माध्यम से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सिखा देते हैं, बता देते हैं, याद करा देते हैं। तो सीखने में रुचि उत्पन्न करना, या सीखने में ध्यान उत्पन्न करना, या जिज्ञासा उत्पन्न करना, इन सब बातों को भी उदाहरण विधि के माध्यम से सीखा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, किया जाता है। इसलिए यह भी इसकी क्या है महत्वपूर्ण गुण है। अगला है अवधारणात्मक ज्ञान। अवधारणात्मक मतलब किसी चीज़ का क्या स्वरूप है, क्या उसका नेचर है, उसका स्वरूप क्या है, वो उसका मतलब जैसे कहा जाए कि ये आदमी कैसा है, तो आप कहते हो बहुत अच्छा है, या बहुत ख़राब है, या सामान्य है। तो एक प्रकार से उसके पूरे जीवन का मूल्यांकन करते हो, उसके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हो। तो उसी तरह से किसी विषय में उस विषय का जो है सार तत्व, उसका सार्वभौमिक आधार या सार्वभौमिक स्वरूप क्या है उसका, जैसे अगर ये कहा जाए कि जो है सिंपल वे में अगर ये कहा जाए कि गाय का जो है स्वरूप क्या है, गाय किस प्रकार से लाभप्रद होती है, ये हमने क्या कर दिया उदाहरण कह दिया। कि अब गाय के विषय में हम उसके विभिन्न अंगों को, विभिन्न उसकी उपयोगिताओं की, महानता की, आध्यात्मिक योग्यता, क्षमता की, वर्तमान समय उसकी उपयोगिता की बात को हम बताते चले जाएंगे उदाहरण देते हुए। जैसे दूध तो सभी जानवर देते हैं, गाय के दूध में इस चीज़ की विशेषता है। गाय के शरीर में कीटाणुओं की मारने की बहुत ज़्यादा विशेषता होती है, इसलिए गाय का शरीर महकता नहीं है। गाय का दूध बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से दूसरे के दूध है, दूसरे की योग्यता, क्षमता, दूसरे जानवरों की तुलना करते हुए हम एक प्रकार से गाय को सुपीरियर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और है भी, उसमें गलत कुछ नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि गाय के प्रति जो है एक व्यापक सोच बन जाती है, एक व्यापक रिस्पेक्ट और व्यापक आदर की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो उसको उसके आधार पर वो उसके गाय के प्रति रखते हुए उसका दूध का सेवन करते हुए उसकी सेवा करते हुए बहुत सारी योग्यताओं, बहुत सारी जेनेटिक अच्छे गुणों का वो उदय करा लेता है। तो इस प्रकार से अगर कहें किसी विषय में अवधारणा को डेवलप करना है, उसके विषय में ज्ञान देना है, तो उदाहरण विधि सुपीरियर होती है। इसको भी समझाने में बढ़ाऊँ। अगला है समस्या समाधान। जैसे कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो वर्तमान समय में कोई समस्या अगर आ गई तो उदाहरण विधि के माध्यम से हम लोग इतिहास में खोजते हैं कि ऐसी समस्या कब आई थी या किन रूपों में थी, उससे हम तुलना करते हुए उस तरह से समाधान को देखते हुए हम लोग निर्णय लेते हैं, और उसके आधार पर अपने वर्तमान क्रियाकलाप को हम लोग संपादित करते हैं। यानी समस्या का समाधान में भी उदाहरण एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। तो इस प्रकार से इसकी यह 8 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम इसके कुछ दोष को भी देख लेते हैं। दोष को अगर हम देखें तो पहला दोष ये है कि कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जो किसी चीज़ के लिए पूर्ण रूप से परफेक्ट हो, पूर्ण रूप से समरूप हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। कुछ न कुछ उसमें भिन्नता होती है। यही कारण है कि दूसरा विषय कुछ न कुछ स्वरूप बदल के ही आता है।
उदाहरण तो मात्र एक उसका एक प्रारंभिक ज्ञान का उदय का आधार बनता है, उसके पूर्णता का नहीं। अगर उदाहरण उसके पूर्णता का आधार बनता तो वह समय पहले जैसा ही होता। समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो उसके उदाहरण का आधार तो मिल जाता है, लेकिन उसके पूर्ण रूप से वैसा मिले ऐसा संभव नहीं। यानी कहने का मतलब उदाहरण विधि अभावपूर्ण समरूपता, यानी समरूपता में अभाव कुछ न कुछ जरूर पाया जाता है। इसलिए जो है ये इसका दोष मानते, इसलिए पूर्ण रूप से उदाहरण उसी पे सेट नहीं करेगा। जितनी अभिनेता अभिनेत्रियां हैं सबके कला में कुछ न कुछ अंतर मिल ही जाता है, और सामान्य भाषा में कहा जाएगा कि अभिनेता है अभिनेत्री है, लेकिन फिर भी विविधता है। तो इस तरह से जो है उदाहरण पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं बैठता, कुछ न कुछ उसमें दोष या कमियां या कुछ अंतर रह ही जाते हैं। दूसरा है पूर्ण संतुष्टि। उदाहरण से पूर्ण संतुष्टि भी संभव नहीं है, क्योंकि उदाहरण जो है एक बीते हुए समय का है, पास्ट के समय का है। उस समय का देश काल वातावरण कुछ दूसरा था, वर्तमान में कुछ देश काल वातावरण उसका दूसरा होता है। तो इस तरह से उदाहरण जो है पूर्ण रूप से अगर संतुष्टि का कारण बन जाता तो वर्तमान में नए विषय की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए वर्तमान में अगर वो चीज़ है, बदली हुई है, कुछ न कुछ परिवर्तन लिए हुए है, ये अलग बात है कि उसको समझाने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। इसलिए यानी पूर्ण रूप से उदाहरण से संतुष्टि नहीं होती। यही कारण है कि उदाहरण देने के बावजूद भी उस विषय को अलग ढंग से पढ़ाया ही जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। अगला इसका दोष अगर देखें विषयांतर, उदाहरण जो है थोड़ा सा विषय दूसरे विषय से ज़्यादातर संबंधित होते हैं, या सेम टू सेम उसी विषय से सब कुछ उदाहरण उसी से मिल जाए, ये संभव नहीं है। अगर जीव विज्ञान का सभी उदाहरण जीव विज्ञान से ही मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। रसायन विज्ञान का सभी उदाहरण रसायन विज्ञान से मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। अब रसायन विज्ञान केमिकल रिएक्शन का अगर हम देखें या परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम मानव पर भयानक असर छोड़ता है, न कि रसायन शास्त्र पर छोड़ेगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि पूरा का पूरा उदाहरण उसी विषय से मिले ऐसा संभव नहीं। यही कारण होता है कि विभिन्न विषयों से, विभिन्न क्षेत्रों से, उससे मिलती जुलती गतिविधियों से उस बात को जोड़ करके बताने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान का अगर बायोलॉजी का कोई चीज़ गड़बड़ होता है तो वह मनुष्य के शरीर पर प्रभाव छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी विषय पर प्रभाव छोड़ेगा। इतिहास के रूप में उसे लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि उस बायोलॉजी के नियम का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो उस जंतु को ही समाप्त कर देगा, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपना प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर छोड़ सकता है, अपने ऊपर भी हल्का फुल्का या पूर्ण रूप से छोड़ सकता है। कहने का मतलब ये, अर्थात हमको जो है उस विषय को समझाने के लिए दूसरे क्षेत्र की मदद लेना पड़ता है, इसलिए वह विषय से थोड़ा अंतर हो जाता है, विषयांतर हो जाता है, दूसरे क्षेत्रों से रिलेटेड हो जाता है। इसलिए जो है इसका यह दोष माना जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उसी विषय से संबंधित ही होगा उदाहरण। अल्पज्ञता, उदाहरण पूर्ण रूप नहीं होता। यही कारण है कि उसमें कुछ न कुछ अधूरापन होता है, जिसके कारण से उस नई विषय को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, बताया जाता है। यानी उस विषय में उदाहरण पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता, अर्थात उदाहरण में कुछ न कुछ अल्पज्ञता या कुछ न कुछ कमी रही जाती है, यह भी दोष पाया जाता है। अगला है विषय का प्रारंभ। उदाहरण एक सामान्यतः किसी विषय का प्रारंभ है, उसकी पूर्णता नहीं। किसी विषय का आधा से अधिक वह चीज़ बताता है, पूर्णता नहीं बताता। यानी सामान्यतः जो उदाहरण किसी विषय का प्रारंभ या प्रारंभिक अवधारणा का जन्म का आधार होता है, न कि उसके पूर्णता का आधार होता है। किसी विषय को प्रारंभिक स्वरूप को ज़्यादा समझाने के काम आता है, उसके पूर्ण स्वरूप को समझाने का काम नहीं आता, या उसको पूर्ण रूप से उदाहरण में ही व्यक्त कर दिया ऐसा संभव नहीं होता। यह भी इसका दोष होता है। अगला है व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर। जैसे आप किसी चीज़ को उदाहरण आप दे करके सबको समझा दिए, उस उदाहरण के आधार पर उस विषय को समझने में व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण हो जाती है, न कि उदाहरण महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे साइकिल जिस तरह से चलती है उसी तरह से बाइक भी चलती है, लेकिन बाइक चलाने का सबका अलग अलग अंदाज हो जाता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि उदाहरण उस विषय का प्रारंभ होता है, परंतु उस विषय में विशेष रूप धारण करना या विशेष योग्यता क्षमता का प्रदर्शन करना वह व्यक्तिगत योग्यता क्षमता पर निर्भर करता है, न कि उदाहरण पर निर्भर करता है। यह भी इसका दोष। अगला है सभी के लिए उदाहरण का अभाव। सभी क्षेत्रों में, सभी चीज़ों में, सभी बातों में, सभी गतिविधियों में हर तरह से उदाहरण ही शामिल हो ऐसा संभव नहीं होता। हर चीज़ में उदाहरण संभव नहीं होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में होता है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं होता है।
कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि एक प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे उदाहरण, जैसे कहा जाए अगर आदर्शात्मक स्वरूप, हम लोग जो आदर्श का तुलना करते हैं वह उस समय के आदर्श थे, उसी आदर्श की वर्तमान समय अपनाना चाहते हैं, परंतु उस आदर्श की जो ऊंचाई थी उस समय थी। आपका पालन करना, आपका कद निर्धारित करना आज के देश काल वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सभी परिस्थितियों में सभी आदर्शों के अनुरूप समान उपलब्धि नहीं होती, जबकि आदर्श एक उदाहरण है, आदर्श एक स्वरूप है। तो इसलिए कहा जाता है सभी के लिए उदाहरण का अभाव, इसलिए कहा गया कि सभी परिस्थितियों में उस स्तर पर अनुकरण करने के बावजूद भी नहीं पहुंचा जा सकता, या सभी चीज़ों के लिए उदाहरण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। आपके लिए कुछ और उदाहरण अच्छा लग रहा है, किसी के लिए और कुछ और उदाहरण अच्छा लगेगा। एक ही विषय में हर स्तर पर उदाहरण का स्तर या स्वरूप बदलता जाता है, हर व्यक्ति के लिए बदलता जाता है, क्योंकि अधिगमकर्ता की जो विभिन्नताएं हैं, जो विभिन्न योग्यता क्षमता हैं, उसके आधार पर उसी उदाहरण का विभिन्न स्वरूप भी विभिन्न योग्यता क्षमता के आधार पर बनता चला जाता है। यही कारण है कि सभी स्तर पर सभी के लिए सभी परिस्थितियों में उदाहरण दे दिया जाए ऐसा संभव नहीं होता। ऐसे बहुत महान लोग होते हैं, संत या भगवान ही होंगे जो सभी परिस्थितियों में उत्तम उदाहरण खोज करके दे सके। मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि उदाहरण विधि के गुण और दोष क्या है। ये आप जान लीजिए कि ये मेरा व्याख्यान है, मेरा वीडियो व्याख्यान पर आधारित है। इसको आप समझ गए हैं तो अपने ढंग से लिख लीजिए, लिख लेंगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।